अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफ़ाफ़ फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू और इस तरह के रेशोज़ के ऊपर बात की थी। और आज हम कंपनी की सॉल्वेंसी को चेक करेंगे। कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करने का मतलब ये होता है कि देखना होता है हमें कि कंपनी ने कर्ज़ा कितना लिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो कंपनी पूरी की पूरी जो है वो कर्ज़े यानी डेट के अंदर दबी हुई है। तो ये चीज़ें एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज हम उसी रेशोज़ के ऊपर बात करेंगे। सॉल्वेंसी के अंदर बहुत से रेशोज़ आते हैं, कम से कम 4 से 5 रेशोज़ इसके अंदर आते हैं, उससे आप कंप्लीटली एक कंपनी की सॉल्वेंसी चेक कर सकते हैं। उसमें से एक रेशो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेट टू इक्विटी रेशो, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये रेशो आपको ये बताएगा कि कंपनी के अंदर जितने एसेट्स हैं, वो कितने एसेट्स हैं जो कंपनी के खुद के पैसे या ओनर के पैसे या जो शेयर होल्डर इक्विटी है वहाँ से फाइनेंस किए गए हैं, और कितने ऐसे एसेट्स हैं जो कंपनी ने कर्जा लेके बनाए हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है कंपनी का टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। टोटल डेट ये आपको कंपनी की बैलेंस शीट से मिल जाएगा, लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर। वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स और इस तरह की जितनी भी बोरोइंग्स हैं, उन सबको इंक्लूड करेंगे। और टोटल इक्विटी ये शेयर होल्डर इक्विटी होती है, ये भी आपको कंपनी की बैलेंस शीट से ही मिल जाएगी। इसका बेसिकली तो यही मतलब होता है कि कंपनी का खुद का कितना पैसा है, ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, या टोटल शेयर होल्डर्स हैं उनका कितना पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशन होता है डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर। मैं एक मिसाल लेता हूँ। सपोज़ करते हैं कि कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी को बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए थे। इसमें से अगर आपने जो है वो 5 लाख रुपए आपने खुद लगाए जो आपके पास अवेलेबल थे, लेकिन कंपनी का सेटअप करने के लिए आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए थे। तो आप अपने पैसे लगाने के बाद आप जो है वो डेट फाइनेंसिंग करते हैं, वही रास्ता आपके पास बचता है, आप कर्ज़ा लेते हैं। तो आप 5 लाख रुपए का अगर कर्ज़ा लेते हैं, तो इसका अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेट जो 5 लाख रुपए हैं और टोटल इक्विटी जो आपने 5 लाख रुपए लगाई हैं, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 निकल के आता है। इसका आसान अल्फाज में, आसान उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊँ तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने ओनर ने पैसे लगाए हैं, उतना ही कंपनी के ऊपर जो है वो डेट है। यानी कि ओनर के हर 1 रुपए के पीछे कंपनी का 1 रुपया कर्ज़ है। तो मैं एक दूसरा मिसाल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कंपनी है एक्सवाईज़ी लिमिटेड। अब एक्सवाईज़ी लिमिटेड को बनाने के लिए फिर से आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उसके अंदर अगर आपके पास अपने 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बाकी के 2 लाख रुपए आपको चाहिए कंपनी सेटअप करने के लिए। तो सपोज़ करते हैं कि वो 2 लाख रुपए आपने जो है वो डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए लिए हुए हैं। अब अगर हम 2 लाख को डिवाइड करें 10 लाख रुपए से, तो इस हिसाब से हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.2 निकल के आता है। परसेंटेज में बात करें तो 20% है। इसका आसान अल्फाज में ये मतलब हुआ, कंपनी के हर 1 रुपए के पीछे कंपनी ने खाली 20 पैसे का कर्जा लिया हुआ है। और इसको आसान करके आपको थोड़ा समझाऊँ तो कंपनी के जितने एसेट्स बने हुए हैं, उसमें से खाली 20% जो है वो डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए लिए गए हैं। बाकी के 80% जो कंपनी के कुल असासे हैं, वो ओनर के खुद के पैसे से बने हुए हैं। चलें एक तीसरी कंपनी का मिसाल लेते हैं, कंपनी है ए टू ज़ी लिमिटेड। अब इस कंपनी को भी बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए थे। आपके पास खाली 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और 8 लाख रुपए का आपको मज़ीद कर्जा चाहिए। तो आप डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए 8 लाख रुपए लेके कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से लें, फैमिली से लें। आप ये कंपनी बना डालते हैं 10 लाख रुपए वाली। लेकिन इस कंपनी के अंदर आपके खुद के 2 लाख रुपए लगे हुए हैं और 8 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 4 निकल के आता है, यानी 400%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के हर 1 रुपए के पीछे 4 रुपए का कर्ज है। कंपनी ने जितना ओनर ने पैसा लगाया हुआ है, उसके जो कुल असासे हैं, वो 4 गुना ज़्यादा असासे जो हैं वो डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए कंपनी के बनाए गए हैं। तो यहाँ से ये इंडिकेट करता है कि ये वाली जो कंपनी है वो बहुत ही कर्जे के अंदर दबी हुई है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के हवाले से। मैं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल की। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो एक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाली कंपनी है। ये स्टैंड ओन कंपनी है। इसका बिज़नेस मॉडल जो है वो ज़मीनों से तेल निकालना और आगे जो है वो सप्लाई करना है। तो इसका हम देखेंगे कि पीपीएल के ऊपर कितना कर्जा है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आता है और ये हमें क्या बताता है, इसको आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो पीपीएल की बैलेंस शीट में आप जैसे ही आएँगे, यहाँ पे आपको लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर आपको 2 तरह की लायबिलिटीज़ नज़र आएँगी। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और दूसरी होती है करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का ये मतलब होता है, ये ऑब्लिगेशन होती है जो कंपनी को चुकानी होती है। किसी सप्लायर से कर्ज़ा लिया हुआ है कंपनी ने, कहीं से डेट लिया हुआ है, गवर्नमेंट का टैक्स चुकाना है। किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन जो कंपनी के लिए पेएबल बनती है, वो लायबिलिटीज़ के ज़मरे में अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हमें खाली वो हेड्स ढूँढने हैं जो डेट से रिलेटेड हैं, जहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट देना है, ना कि वो हमें चीज़ें देखनी है जो कंपनी के लिए पेएबल हैं खाली। तो इसके अंदर अगर हम पीपीएल की बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है। तो पीपीएल का बेसिकली बिज़नेस मॉडल ये होता है कि ये मुख्तलिफ जगह पे कुआँ खोद के वहाँ से तेल निकालना होता है, उसको एक्सप्लोर करके प्रोडक्शन करनी होती है उसकी। तो इस तरह की कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट की वजह से कि वो लैंड को बिल्कुल पहले की तरह रिस्टोर कर दे। अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस करने के बाद उसको बिल्कुल पहले की तरह बना दे। तो इस तरह के खर्चों से निपटने के लिए पीपीएल ने तकरीबन अपना फंड बनाया है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन। इस फंड में कंपनी ने जो है वो तकरीबन 4,927 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक रिज़र्व करके रखे हैं। ये आगे चल के 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जब भी कंपनी का जो है वो एक ऑयल रिग है वो कंप्लीट जो है वो यूटिलाइज़ होने के बाद उसको डिसमेंटल करना होता है, तो ये खर्चा वहाँ पे आएगा। तो ये लायबिलिटी के अंदर आता है लेकिन ये डेट के अंदर नहीं आता। और इसके बाद हम नीचे देखते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। हाँ, ये डेट के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज़ा लिया हुआ है और बहुत मामूली सा कर्ज़ा है, 109 करोड़ का खाली कर्ज़ा है यहाँ पे। और इसके अलावा हम डेफर्ड लायबिलिटीज़ की बात करें, ये ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो कंपनी को चुकानी है, बाद में चुकानी है, लेकिन कंपनी ने जो है वो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो है वो इनकर कर चुकी हैं। अब ये थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की टर्म्स हैं तो इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम यहाँ पे फाइनेंस के हवाले से बात करेंगे, कंपनी के डेट को कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी का टोटल कर्ज़ा कितना है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास खाली जो है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर 109 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इस तरह के ट्रेड एंड अदर पेएबल्स नज़र आ रहे हैं। ये वो पैसा होता है जो सप्लायर का पैसा होता है, जहाँ से ये रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, मशीनरी मंगवाते हैं, कंपनी को चुकाना है। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं लेकिन डिविडेंड होल्डर जो शेयर होल्डर उन्होंने अभी तक अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो ये वो वाला पैसा है। अगेन ये भी डेट के अंदर नहीं आते। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ये वो वाला कर्ज़ा है जो कंपनी को इसी साल चुकाना है और ये डेट के अंदर आता है। और कंपनी ने ये वाला जो है 13 करोड़ का कर्ज़ा लिया हुआ है, बहुत मामूली सा कर्ज़ा है। तो अगर हम पीपीएल के टोटल कर्ज़े की बात करें तो 109 करोड़ फ्रॉम नॉन करंट लायबिलिटीज़ और 13 करोड़ फ्रॉम करंट लायबिलिटीज़ को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल 122 करोड़ का कर्ज़ा आ रहा है। जो पीपीएल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि कंपनी का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है वो हमें जो है वो ऊपर जाके शेयर होल्डर इक्विटी से पता चलेगा। अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर देखें तो यहाँ पे कंपनी का टोटल 66,331 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के खुद का पैसा है, ओनर का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, यानी शेयर होल्डर का पैसा है। तो उसके बिनिस्बत ये बहुत ही मामूली सा कर्ज़ा है। इसको अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करें तो ये 0.0018% आ रहा है। इसको अगर मैं और आसान करके बताऊँ तो कंपनी के हर 1 लाख रुपए के पीछे खाली 180 रुपए का कर्ज़ा है, जो कंपनी को चुकाना है, जो बहुत ही मामूली सा है। तो पीपीएल क्योंकि कैश रिच कंपनी है, इनको इतना डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाऊँगा तो उसके अंदर पीपीएल, ओजीडीसी और इस तरह की कंपनी के बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो का ही बात कर रहे थे। चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आएँगे यहाँ scspay.com पे, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पे आप स्टॉक सर्च के ऑप्शन के अंदर जैसे ही आएँगे, तो यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का बहुत ही कमाल का फीचर नज़र आएगा जिसको हम स्टॉक सर्च और स्टॉक कंपैरिज़न कहते हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के रेशोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेयर प्राइस ले लेता हूँ और अगर हम नीचे थोड़ा जाएँ, तो यहाँ पे आपको टोटल डेट टू इक्विटी रेशो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे मैं सपोज़ करता हूँ कि शेयर प्राइस जो है वो एक कंपनी का ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को भी मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देता हूँ। यानी वो वाली सारी कंपनीज़ जो हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाएँ जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1% है।
तो यहाँ पे देखें तो इसने सारी की सारी कंपनीज़ हमें वो बता दी। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये वो वाली कंपनीज़ हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही कम है। लेकिन इसके अंदर और भी कंपनीज़ आ रही हैं। मैं स्टॉक को जो है वो प्राइस को ऑप्शन को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे देखें डेट टू इक्विटी रेशो ये वो वाली कंपनियाँ हैं बिलाल फैब्रिक्स, पाक डेटाकॉम, एसएसजीसी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है। एसएसजीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है। अगेन एसएसजीसी के लिए इतनी बुरी बात नहीं है क्योंकि हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और नीचे आप देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये जो है वो कंपनी का कर्ज़ा कम होता जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कंपनियां हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही मामूली सा है। एटलस होंडा, फौजी फूड्स, निशात यूनियन और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही कम है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कंपनियाँ यहाँ पे डाली हुई है। आइडियली 50% रेशो अच्छा तस्वर किया जाता है डेट टू इक्विटी रेशो के हवाले से। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं उनका डेट टू इक्विटी रेशो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में डेट टू इक्विटी रेशो कब आता है जब कंपनी की इक्विटी बिल्कुल माइनस में जा चुकी हो। सिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं, भाई ये लगभग माइनस 4000 का आ रहा है और इसका डेट टू इक्विटी रेशो नेगेटिव इस वजह से आ रहा है ये क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी टाइम से लॉसेस कर रही है, इसका डेट काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी कमा भी नहीं रही, तो इस वजह से इसका डेट टू इक्विटी रेशो नेगेटिव में जा चुका है। कोई भी कंपनी हो जिसका डेट टू इक्विटी रेशो नेगेटिव हो उसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती क्योंकि कंपनी के ओनर का खुद का इतना पैसा ही नहीं होता उसके अंदर जितना कंपनी के ऊपर कर्जा होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाली जो कंपनी है कर्जे के अंदर दबी हुई है और इसके साथ साथ ये जितनी भी नेगेटिव में कंपनीज हैं ये सारी की सारी जो है वो कंपनी जो है वो नेगेटिव हैं, कर्जे के अंदर दबी हुई है। WTL को देख लें, पेस को देख लें, ये जितनी भी हैं इनकी जो लॉसेस करने के बाद इनकी रिटेन अर्निंग्स माइनस में हो चुकी हैं और पीक्यूटी बिल्कुल माइनस में हो चुकी है। आप यहाँ पे देखें, हेस्कोल का देखें, पीआईए का देखें, बिल्कुल सबका बिल्कुल नेगेटिव इक्विटी है, सबका सब जो है वो नेगेटिव इक्विटी है। जितनी भी कंपनीज़ हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो आपको रिकमेंड नहीं करता। अलबत्ता ज़ीरो से ऊपर जो भी कंपनियाँ हैं वो अच्छी तस्वर की जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आप साज़गार को देख लें, एचपीएल को देख लें और ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेट टू रेशियो नेगेटिव में होगा फिर भी बुरी बात है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा होगा फिर भी बुरी बात है, ज़ीरो के पास हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50% के आस-पास जो है वो एक अच्छी तस्वर की जाती है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है जैसे साज़गार का आप यहाँ पे देखें कि 0.14 है। अब इसकी वजह ये वैसे होती है कंपनी कैश रिच है, इसका कर्ज़ा जो है वो उसको इतनी लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कर्ज़ा लेना बुरी बात नहीं होती, कॉर्पोरेट के अंदर कंपनियाँ कर्ज़ा लेती रहती है और कर्ज़ा लेना एक अच्छी चीज़ तस्वर की जाती है। और साज़गार अगर कर्ज़ा लेती तो अपना बिज़नेस को और एक्सपेंड कर सकती थी और ये अच्छी चीज़ तस्वर की जाती है। 50% के आस-पास जो भी कंपनियाँ हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के हवाले से वो ये इंडिकेट करती है कि कंपनी 50% जो है वो अपने पैसे से अपना कारोबार चला रही है और 50% जो है वो कर्ज़ा लेके उस कर्ज़े को अच्छे से मैनेज करके उसके ऊपर कमा रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर आप डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो वहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, 50% तक भी ना हो, ये 10% से भी कम हो तो ही ये अच्छी बात तस्वर की जाती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिज़नेस के अंदर जैसे टीआरजी हैं, एबेक्स हैं और इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ हैं, WTL, एवीएन, इनको इतना कोई इनका प्रोडक्शन प्लांट तो नहीं होता जो इनको इतने ज़्यादा कर्ज़े की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी कंपनी जितनी भी है वैसे भी ये स्टार्टअप के ऊपर चल रही होती है, उनका सबसे ज़्यादा मेन फ़ोकस ये होती है कि हम इक्विटी फाइनेंस करें। शार्क टैंक के अंदर भी आप देख रहे हैं कि लोग स्टार्टअप वाले जितने भी हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाएँ, ना कि हम कर्ज़ा लें। कर्ज़ा उनके लिए एक वायलेशन होती है, तो टेक सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी जिन कंपनीज़ का अंदर कर्ज़ा ज़्यादा है, वो उनके अंदर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। जैसे हम अपने वेबसाइट पे आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के सेक्टर के अंदर, यहाँ पे आप जो है वो स्टॉक कंपैरिज़न के अंदर जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पे आप 4-5 स्टॉक्स जो है वो आपस में सेलेक्ट करके उनका आपस में जो है वो देख सकते हैं कि किनका डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, किनका कम है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मिसाल ले लेता हूँ, एवीएन और टीआरजी का ले लेते हैं, WTL और हमदल को ले लेते हैं। तो आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आएँगे यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू के साथ आपको फंडामेंटल का
टैब मिल रहा होगा, आप जो उसको जैसे ही प्रेस करेंगे, बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको ये सारे रेशोज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, इंश्योरेंस, एडवांसेस, डिपॉज़िट्स, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। एंटरप्राइज़ वैल्यू ये बहुत ही काम का रेशो है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, क्योंकि ये कारोबार के बारे में आपको बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन देता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हवाले से सेल्स की बात हो रही है। यहाँ पे जितने भी रेशोज़ हैं, आप 4-5 कंपनियों का आपस में रेशोज़ जो हैं वो कंपेयर करके देख सकते हैं और एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूँढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट में सॉल्वेंसी के अंदर यहाँ पे हम टोटल डेट टू इक्विटी रेशो को अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक कंपनी है उसका माइनस 205% है, माइनस में इक्विटी है, इसकी कौन-सी कंपनी है ये देख लेते हैं। ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आउट हो गई। डब्ल्यूटीएल वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड ये कंपनी जो है हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आउट हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव में आ रही है। कंपनी लॉसेस के ऊपर लॉसेस कर रही होगी, या हो सकता है इसकी इक्विटी जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। 19% ये भी अगेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये टीआरजी का है बिल्कुल। ये भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा कर्ज़ा इसका कम होता तो ही आप जो है वो इसमें कर सकते थे। अगेन एक इन्वेस्टर के ऊपर होता है, कुछ जो है वो 50% पे भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये कंपनी देखें यहाँ पे, जिसका 1.2% है, ये एक टेक्नोलॉजी के अंदर सही कंपनी लग रही है और ये है हमनल। हम नेटवर्क कंपनी जो है वो डेट टू इक्विटी के हवाले से जो है वो ये एक अच्छी कंपनी है। एवियन का भी इतना ज़्यादा नहीं है, एवियन का भी बहुत कम है। तो इन दोनों का फिर आपस में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो एक कंपनी का अच्छा आ रहा है लेकिन दूसरी कंपनी का इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन उसके बाकी के रेशियोज़ अच्छे हैं। तो ये बहुत से रेशियोज़ हैं, आपको कंपेयर करने के बाद ही आप एक स्टॉक के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है उसकी लिमिटेशन होती है, उनका भी बिल्कुल हाई होता है, क्योंकि बैंक्स जितने भी हैं उनका कारोबार ही है वो डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए चल रहा होता है, लेवरेज के ऊपर चल रहा होता है, तो उनका कर्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको इंडिकेट नहीं करता, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो कुछ ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि सबका हाई होता है। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप स्क्रीन पे आएँगे, मैं यहाँ पे कुछ कंपनियाँ मेंशन करता हूँ। फेसल बैंक कर लेते हैं, एपीएल कर लेते हैं, एचबीएल कर लेते हैं, निज़ाम बैंक कर लेते हैं और बीआईपीएल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएँगे बिल्कुल फंडामेंटल वाले टैब के अंदर, तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंसी में देखेंगे कि यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज़ का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। 1300%, 1400%, 1200%, 1300, 1000। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इतना आपको काम नहीं आता, क्योंकि बैंकों का कारोबार ही कर्ज़े पे चल रहा होता है। जब भी इनको कर्ज़ा लेना होता है, वो आपस में भी एक-दूसरे को कर्ज़ा दे रही होती है, ले रही होती है, स्टेट बैंक से ले रही होती है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इतना आपको काम नहीं आता। दूसरा, यूटिलिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर भी डेट टू इक्विटी रेशियो की लिमिटेशंस है। अगर यूटिलिटीज़ की कोई भी कंपनीज़ हों, जैसे यूटिलिटीज़ का मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ऐसी कंपनियाँ जो डे टू डे रोज़मर्रा की एसेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ आपको फ़राहम करती हैं, उनका भी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई होता है। लेकिन उनकी मोनोपोली होती है, तो उस हवाले से भी उनको देखा जा सकता है। मैं यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ जल्दी-जल्दी से एसएसजीसी की, एसएनजीपी की, के इलेक्ट्रिक ले लेते हैं, और बस यही है मेरे ख़्याल से। अगर कोई इसके अलावा भी कंपनी है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इनका भी देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखें। तो ये देखें, ये डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एसएसजीसी का बहुत ज़्यादा आ रहा है, आई थिंक ये एसएनजीपी का है, और ये भी जो है वो के इलेक्ट्रिक का है। इसके अलावा मैं आपको जल्दी-जल्दी से जो हूँ वो फ़ार्मा सेक्टर के हवाले से बता देता हूँ। फ़ार्मा के अंदर भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा ना हो। अगर कंपनी का ज़्यादा होता है तो ये बुरी चीज़ तस्वर की जाती है। सेल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सिटी फ़ार्मा का ले लेते हैं, बीएचएल, और एजीपी का ले लेते हैं। इसके अलावा एबट का ले लेते हैं। इसके अलावा कोट्सू का ले लेते हैं अगेन। तो ये 5 कंपनियाँ हमने फ़ार्मा की यहाँ पे इंक्लूड की हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर डाली हुई है। तो सबसे नीचे आएँगे, यहाँ पे हम सॉल्वेंसी के अंदर अगर देखें, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो इसका नज़र आ रहा है। ये कंपनी अगेन ओट्सू, मैंने आपको पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया इसका बहुत ज़्यादा है, इसका इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ार्मा का
जो आइडियली तस्वर किया जाता है वो 50% के अराउंड हो, एक 100% से जिसका भी ऊपर है वो कंपनी सॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है। सबसे कम यहाँ पे 0.37% आ रहा है, ये आई थिंक एबट का है, एबट लैबोरेटरीज़ का बिल्कुल ये कंपनी डेट टू इक्विटी हवाले से बहुत अच्छी तस्वर की जा सकती है। सरल का भी सही है, 38% 40% के अराउंड है, 25% जो है हमारा सीपीएचएल का है, आजकल ये बहुत चर्चे में है। अगर डेट के हवाले से देखें तो उसके 25% जो असासे हैं वो डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए आए हैं। और क्योंकि ये भी शायद अभी इनका डेट बढ़ा है, उसकी वजह ये है कि ये कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें बना रहे हैं, एपीआईज़ वगैरह कुछ ले रहे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से इनको जो है वो कर्ज़ा लेना पड़ा हो। आई होप कि आपको जो है वो ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ आपको बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपका बहुत अच्छा-सा फीडबैक देखा, आपने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए थे। जब मैंने आपको 7 टिप्स बताए थे स्टॉक पिकिंग के हवाले से, वो मेरे अपने बनाए तरीके थे। मैं एक अलग से उसका एक दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। आपका इतना ज़्यादा फीडबैक देखने के बाद एक दूसरी वीडियो उसकी आ रही है, जिसमें मैं मज़ीद हो सकता है कि 5 से 7 तरीके और बताऊँ, टिप्स शेयर करूँ स्टॉक पिकिंग के हवाले से। और पिछली वीडियो में जो-जो भी आपने कमेंट्स किए थे, मैंने आपको वहाँ पे भी कमेंट का जवाब दिया था। लेकिन मैं आपको जो हूँ वो उस वीडियो के अंदर बाकायदगी से आपका कमेंट पढ़ के आपको जवाब दूँगा, आपका क्यूरी रिज़ॉल्व करूँगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.